हेलो दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्रीनलैंड। अभी जो ग्रीनलैंड है सुर्खियों में आ गया है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रिसेंट में कहा है कि अगर ग्रीनलैंड इंडिया यूएस का बात नहीं मानेगा और यूएस के अंतर्गत नहीं आएगा तो उस पर हम टैरिफ लगा देंगे। यानी कि ये आप क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर पूरे तरीके से टैरिफ टैरिफ का आलाप गाते चल रहा है जो ट्रम्प साहब है। अब मतलब एक प्रकार का पागलपन है उनके ऊपर, जो है ना, कह सकते हैं कि दीवानगी चढ़ गया है कि सबको टैरिफ वार करते चल रहे हैं। तो हम लोग उस चीज़ को आज डिस्कशन करेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनलैंड इम्पोर्टेंस है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखने का और कोशिश करते हैं इसको कि ये है क्या ग्रीनलैंड इशूज। तो अभी आप देखोगे कि ग्रीनलैंड अभी सुर्खियों में आ गया है। क्या रीजन है? तो उसका ग्लोबल सुर्ख अटेंशन पाने का पीछे रीजन है बहुत सारे। उसमें से एक तो रीजन है उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ठीक ना? जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इन द आर्कटिक रीजन में आप देखोगे ग्लोबल ग्रीनलैंड का, तो आर्कटिक रीजन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन अपना रोल प्ले करता है। स्ट्रेटेजिक समझ रहे हो ना? मतलब इसका अपना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना? और भी जो सेक्टर होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। दूसरा नंबर पर देखोगे तो ग्रीनलैंड का के पास जो है ना रेयर अर्थ मिनरल है और क्रिटिकल रिसोर्सेज है। देखो एक रिसेंट एक सर्वे किया गया, वहां पर देखा गया ना कि अगर देखो ओवरऑल अगर देखोगे, जो भी अगर यूएस के पास अगर 100% रिसोर्स है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से अगर ग्रीनलैंड है, ठीक ना, सॉरी, तो जो ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड के पास अकेले 80% रिसोर्स है। यानी कि यूएस के पास अगर देखोगे 100% रिसोर्स है तो उसमें से 80% तो ग्रीनलैंड के पास रिसोर्स है। तो ये इसलिए ये भी एक ग्लोबल अटेंशन का कारण बन रहा है कि उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए और क्रिटिकल रिसोर्सेज हो गए बहुत प्रचुर मात्रा में। जैसे कि आप देखोगे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक ना, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, इस तरीके से करके वहाँ पर अच्छा खासा रिसोर्स अवेलेबल है। थर्ड नंबर पर देखोगे यूएस, चाइना और रशिया का जियो पोलिटिकल रिवाइवलरी हो गया है। देखो जियो पोलिटिकल होता क्या है, एक बात इससे पहले समझ लेते हैं। जियो पोलिटिकल यानी कि जियो हम लोग और पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे भाई जियो पोलिटिकल कहने का मतलब जब जियोग्राफी क्या करे, किसी के पॉलिटिक्स को इंटरफियर करे या इम्पैक्ट करे। बात समझ में आ रहा है क्या? कि जब जियोग्राफी किसी रीजन के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए या वो रोल प्ले करना शुरू कर दे, उसको जियोपॉलिटिकल बात कर रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जिस तरीके से ग्रीनलैंड का जो लोकेशन है, ठीक ना, उसमें क्या हो रहा है कि चाइना का इंटरेस्ट बढ़ गया है, रसिया का इंटरेस्ट बढ़ गया है उसको लेकर। देखो कैसे बढ़ रहा है इसको हम लोग समझने के कोशिश करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर ये एक मोटा मोटा बात को समझते हैं। चौथा नंबर पर देखो कि जो क्लाइमेट जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, न्यू शिपिंग रूट को ओपन अप कर रहा है। हम लोग इसको सबको समझने की कोशिश करेंगे। और अभी जो वहाँ पर डिमांड बार बार चलता है किसका, डेनमार्क, जो वहाँ का लोकल जो पीपल है, इन्यूट पीपल है, वो उसका डिमांड चलता है कि हमको क्या कर दो, इंडिपेंडेंट कर दो। किससे मांग करता है? डेनमार्क को। तो हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। खैर पहले ये अपना थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं, डेनमार्क से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। कुछ बेसिक बातें क्या है, उसका लोकेशन, ठीक ना। लोकेशन देखना है तो आ जाओ मैप में हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर आप देखो ये यहाँ पर अभी देखने की कोशिश करोगे या फिर ये जो मैप है इसमें देख लो, यहाँ पर है क्या, आप देख रहे हो ना, ये जो एक वाइट कलर का जो लाइन दिख रहा है, होप कि आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक आर्कटिक काउंसिल रीजन, सॉरी, काउंसिल काउंसिल रीजन, ठीक।
आर्कटिक काउंसिल रीजन में अगर आप देखोगे ना, आर्कटिक जो काउंसिल है इसमें 8 मेंबर आता है, 8 मेंबर है। अब प्लस में देखोगे तो 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। ऑब्जर्वर स्टेट के ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर देखोगे तो आप वहाँ पर चाइना है, और दूसरा आप गेस कर लो अपना इंडिया है। 2 वहाँ पर नेशन है ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर, और भी है बट 2 अभी अपने जानने के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 लोगों का इंटरेस्ट छिपा हुआ है। मैंने बोला 8 मेंबर स्टेट है, देख लो यहाँ पर याद भी कर लो, NSF, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद रसिया है, उसके बाद यहाँ पर US हो गया, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कि कनाडा है, यहाँ फिर ये कनाडा हो गया, और ये कनाडा के साथ साथ ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क वाला हिस्सा। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बाद में कि क्या है, ठीक। डेनमार्क, और ये एक जो रीजन देख रहे हो ये आइसलैंड रीजन है, ठीक ना। ये अपना जो मैप के खिसक जाने की वजह से, और थोड़ा सा इसको, हाँ, ये हो गया यहाँ पर सेटल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 8 मेंबर है, ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर चाइना है और इंडिया है, वहाँ पर 2 लोगों का है, ठीक है। आप लोकेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो आप देख लिए कि ये जो आर्कटिक वाला रीजन में है। एक और देख लो, ये जो इलाका है इस इलाका को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इलाका को हम लोग आइसलैंड बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये बॉफिन आइलैंड है, जस्ट इसके बगल में देख रहे हो बॉफिन सी है, ये सॉरी, अगर इसको थोड़ा सा और देखना है तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉबिस स्ट्रेट। क्या है? डॉबिस स्ट्रेट। ये सब याद रखे रखना, क्योंकि बड़ी पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ पर किस तरीके का स्टेट है। आप यहाँ पर जब देखोगे ना तो ये लिंकन यहाँ पर सी है, बगल में आप एक और चीज देख लो, ये स्वालबार्ड आइलैंड है। ये सब पूछे जाते हैं कौन कहाँ पर है, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से, एक और ये जो यूके के जस्ट ऊपर में देख लो, फैरो आइलैंड है, ये भी डेनमार्क का है। फैरो आइलैंड, मैंने FAROE बोल रहा हूँ, ठीक ना। ये किसका है? ये भी डेनमार्क का है। आइसलैंड एक नेशन है, ठीक। इसके बाद आप देखो ये जो इलाका जो है इसको हम लोग बोलते हैं लेब्राडोर, लेब्राडोर सी बोलते हैं। और लेब्राडोर जो होता है ना, एक प्रकार का कोल्ड करेंट है, कोल्ड करेंट है, ठीक ना। ये बफिन से होते हुए ऐसे क्यों आता है। अब इधर से देखोगे ये जो गल्फ स्ट्रीम होते हुए जाता है, ठीक ना। ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये वार्म कोल्ड करंट है। जब कोल्ड करंट और वार्म कोल्ड करंट, वार्म सॉरी, वार्म करंट दोनों एक दूसरे से जब यहाँ पर मिलता है तो एक प्रकार का बहुत बड़ा, ठीक ना, रिच फिश ग्राउंड बनाता है, फिश ग्राउंड बनाता है। तो वो भी आप याद करके रखना कि इसका क्या है, जियोग्राफिकली लोकेशन देख लिए। एक और अगर बात करें तो देख लो, ये जो ग्रीनलैंड आइलैंड है, ये जो आइलैंड है वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ये बात समझ में आ गया। पहला नंबर पर, दूसरा का नंबर पर आपको शायद पता होगा बोर्नियो है। कौन है? बोर्नियो आइलैंड है जो दूसरा का नंबर पर आता है। मेडागास्कर, उसके बाद थर्ड नंबर पर आई थिंक मेडागास्कर है, मेडागास्कर, थोड़ा सा चेक कर लेना। एक और बात, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसका जो राजधानी, जो कैपिटल है ग्रीनलैंड का, ये है नूट, ठीक ना। आप देख रहे हो ये वाला इलाका, ये जो यहाँ पर, एक और यहाँ पर एक ये जो रीजन है आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर US का अपना एयर बेस है जिसको हम लोग थूले एयर बेस बोलते हैं। ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि ये जब जाने समझे रहेंगे ना, क्योंकि परीक्षा में एग्जाम पेपर में ये भी सब आ सकता है। लोकेशन समझ लिया, स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है ये भी बात समझ में आ रहा है। इसका लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। कैसे? आई थिंक आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको डिलीट करके समझते हैं। देखो स्ट्रेटेजिक कैसे बनता है। आप देखो US क्यों चाह रहा है इसको, एक तो स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व यहाँ पर डिपॉजिट है, साथ में अगर देखो, अगर
हो क्या रहा है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर अच्छा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें क्या है, मिनरल पहले से डिपॉजिट है। ये जो रसिया का इलाका आप देखोगे, साइबेरिया वाला ये सब इलाका है, अब इसे अब जिस तरीके से आइस मेल्ट कर रहा है तो इस पर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो शेल गैस है चाहे और भी जो मिनरल रिजर्व है वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, ओपन अप होते जा रहा है। तो रसिया के लिए क्या है, क्लाइमेट चेंज अच्छा है, ग्रीनलैंड के लिए अच्छा है, आइसलैंड के लिए अच्छा है, मतलब जो आर्कटिक रीजन वाले जो इलाका है उसके लिए जो कह सकते हो कि जो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर मिनरल रिच एरिया का एक्सप्लोरेशन होते जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर 80 से 90% के आसपास आप देख रहे हो कि अच्छे क्वालिटी का मिनरल जो यूएस के रिस्पेक्ट में मेजर करे तो अ, भरे पड़े हैं। साथ ही और देखोगे तो ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बनाता है। आप अगर यूरोप है, यूरोप पर कवर करना है या यूरोप पर पकड़ बनाना है, तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हो, काउंटर कर सकते हो, देख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से आप ये वाला इलाका है तो आप इस इलाके से देख सकते हो कि ये वाला इलाका पर आप जो मतलब कनाडा का जो इलाका है आप वहाँ पर भी कर सकते हो। साथ ही जो आर्कटिक जो रीजन है, आर्कटिक काउंसिल है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। किस पर, अगर ग्रीनलैंड पर हम कवर करते हैं तब, पकड़ बनाते हैं तब, ये यूएस का मान्यता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है इस लोकेशन का। आ जाओ, अपने जो है अब ओरिजिनल टॉपिक की ओर चलने का कोशिश करते हैं। ओरिजिनल टॉपिक ये रहा, लोकेशन समझ गए हम लोग कि लोकेशन क्या है, आर्कटिक रीजन में है, और हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशन। आपने समझा ना, ये हो जाएगा, ये मान लो कि चलो ग्रीनलैंड है, तो इसमें क्या था, ऊपर में क्या था, आर्कटिक ओशियन था, और नीचे में क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। बात समझ में यहाँ तक ठीक है। पॉलिटिकल स्टेटस क्या है उसका, ग्रीनलैंड का, तो अगर पॉलिटिकल स्टेटस देखने का कोशिश करोगे तो ये ऑटोनोमस टेरिटरी है। ठीक ना, ऑटोनोमस टेरिटरी है। इसको 2009 में, ठीक ना, डेनमार्क ने ऑटोनोमस बना दिया है। दो चीज केवल डेनमार्क के पास है, वो है, एक है डिफेंस और दूसरा है फॉरेन अफेयर। बाकी जो गवर्नेंस का मॉडल है या जो भी फीचर है वो वहाँ के स्टेट देखता है, मतलब वहाँ मतलब ग्रीनलैंड देखता है। बाकी जो दो चीज, डिफेंस और फॉरेन अफेयर, कौन देखता है, वो देखता है डेनमार्क। होप कि क्लियर हुआ। कैपिटल मैंने बता दिया कि नूक है, लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, ये भी हम लोगों ने बात किया था। हाँ, ये यूरोपियन कंट्री जो यूनियन है उसका मेंबर नहीं है, 1985 में ये वहाँ से बाहर हो गया है। क्यों बाहर हो गया, रिसोर्स के एक्सप्लाइटेशन, रिसोर्स का एक्सप्लाइटेशन की वजह से, साथ ही साथ जो वहाँ का लोकल पीपल है, इन्यूट, इन्यूट के जिस तरीके से के वहाँ के लोकल इंटरफेरेंस, मतलब होता है ना कि लोकल, वहाँ के बाहरी लोगों के वजह से वहाँ के लोकल अवेयरनेस, जिस तरीके से देखो हुआ क्या था कि यूएस का देखोगे कि जिससे 1783 में क्या हुआ था, वार हुआ था ना, तो 1783 में देखा होगे कि वहाँ पर जिस तरीके से कंसर्न जनरेट होने लगा कि लोकल पीपल जो इंडिजिनस पीपल है वहाँ के, यूके के अगेंस्ट में आकर वहाँ से डिमांड करने लगे इंडिपेंडेंस का। तो वो भी एक रोल प्ले करता है इसके वजह से, मतलब होता है ना, हिस्ट्री से सीखकर अपने नए अवधारणा को शेप देना, वही शेप दिया गया है कि वहाँ से वो 1985 में वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। वहाँ का जो इंडिजिनस पीपल है इन्यूट है, ये जो ट्राइबल पीपल है, ठीक ना, ट्राइबल पीपल कहो या फर्स्ट पीपल कहो या इंडिजिनस पीपल कहो, बात एक ही है। ठीक है, आ जाओ आगे। इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस हम लोग देख लिया, जियो पोलिटिकली यूएस का वहाँ पर मिलिट्री बेस है, मैंने दिखाया था लोकेशन, थूले एयर बेस बोला। दूसरी अगर बोल ले तो वहाँ पर मिसाइल डिफेंस तथा अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पर हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जियो पोलिटिकली उसके उसके लोकेशन के हिसाब से, और स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनाता है किसको, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के साथ। बात समझ में आ गया ना, तो हम लोग जो बात कर रहे थे डायग्राम के थ्रू वहां पर समझाने का मैंने कोशिश किया था। आर्कटिक सिक्योरिटी की बात करें तो आर्कटिक सिक्योरिटी में देखो वहां पर आइस क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। तो जब आइस के मेल्ट करने से हो क्या रहा है कि एक न्यू शिप रूट, शिप रूट का डेवलपमेंट हो रहा है।
एग्जाम्पल के तौर पर आ जाओ, डायग्राम से देखो न्यू शिप रूट का डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर इसी मैप में देखने की कोशिश करोगे तो देखो ये क्या है, ग्रीनलैंड है। आप देखोगे कि पूरे ठंडे के दिन में ये पूरे तरीके से, तो ठंडे का 6 महीना जो इलाका है देखते रह जानते होगे कि पूरे 6 मंथ के आसपास का जो एरिया इलाका है ये पूरे आइस से कवर रहता है। 6 का 7 8 मंथ के आसपास रहता है हमेशा। यहाँ पर जब ये नॉर्थ अटलांटिक जो नेड करके ड्रिफ्ट आता है तो थोड़ा बहुत गर्म उसके हीट के, ठीक है ना, कोल्ड जो वार्म करेंट है उसकी वजह से थोड़ा सा मेल्ट कर जाता है आइस और एक्सेसिबिलिटी हो रहा था। अब हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, अब यहाँ पर एक रूट जनरेट करने लगा है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब ये हो रहा है कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ते जा रहा है। ठीक, अगला जो बात अपना था कि नया आइस मेल्टिंग करने से एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। नाटो का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रशिया का, नाटो का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक ना, ड्यू टू रशियन आर्कटिक एक्सपेंशन। अब देखो होगे कि 2014 में 1940 में जिस तरीके से रशिया ने क्रीमिया पर कवरेज किया, और अभी आपने 2023 के आसपास ये भी देखा कि जिस तरीके से फिर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करके जो डोनबास वाला रीजन है, क्यू का कुछ जो आसपास का जो वेसिनिटी का उस पर भी कवर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं नाटो को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जग रहा है कि भाई उस चीज को हम काउंटर करें। आपको पता होगा कि नाटो है क्या, आपको पता है ना कि नाटो जो मेंबर है वो किस चीज को फॉलो करता है, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। होप कि आप इसको जानते होंगे। आ जाओ, अगला जो टॉपिक है इकोनॉमिक और रिसोर्स सिग्निफिकेंस, मैंने बता दिया कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक इकोनॉमिकली देख लिए होंगे। रिच रेयर अर्थ मिनरल है, यूरेनियम हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। और ये जो जो मिनरल है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इसका ज़्यादा डिमांड है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी बन रहा है वहाँ पर इसका यूटिलाइज होने में यूज होता है। जो विंड का टरबाइन है या डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इस जितने भी मिनरल है उसका लेकर वो वहाँ पर उसका ह्यूज अमाउंट में डिमांड है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड जो है आने वाला फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है। ठीक है ना, रिसर्च के पर्पज से कहो या मिनरल के पर्पज से कहो, वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के मिनरल डिपॉजिट है। चाइना फैक्टर देखोगे तो चाइना फैक्टर है क्या मेरे भाई, चाइना जो है ना, चाइना हर जगह अपना कह सकते हैं कि पैर फंसा रखा है। ठीक ना, जिस तरीके से चाइना का एक्सपेंशनिस्ट थॉट हो रहा है, ये अपने नेबर को तो फंसा के रखा ही है, और भी अलग अलग जैसे यूरोप के कितने देशों को अपना मतलब कर दिया है अपने अधीन में, लोन दे देकर, जो जो अपना सो कल्ड BRI जो पॉलिसी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्ट पॉलिसी बोलते हैं। ये डेप्ट पॉलिसी है, डेप्ट देता है सबको और अपने अंदर लोगों को ट्रैप कर लेता है। उसी तरीके से चाइना क्या कर रहा है, ग्रीनलैंड वाला जो इलाका में क्या क्या है, वहाँ पर मिनरल का माइनिंग करता है। और मिनरल का माइनिंग करने से आप समझ रहे हो ना कि कोई भी होता है मिनरल का माइनिंग कर रहा है, चाहे कोई भी रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तब वो चाहेगा छोड़ना नहीं चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो अपना इंटरेस्ट लगाएगा कि हम वहाँ पर काम करें। और एक और बात याद रखोगे तो यहाँ पर रशिया का भी फैक्टर में बात किया। अब देखो अब हो क्या रहा है ना, रिसेंट में देखो कि अगर अगर ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड अगर कहीं ना कहीं अगर रशिया के पास जाएगा, सॉरी, ग्रीनलैंड का जो इशू है अगर ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो होगा क्या, ये एक प्रकार का कहोगे कि नाटो के बीच में गैप जनरेट करेगा। देखो नाटो का जो फाउंडिंग मेंबर है, नाटो का स्थापना कब हुआ, 1949 के आसपास में, आई थिंक 4 अप्रैल के आसपास है, 4 अप्रैल है, कुछ आप करके चेक कर लेना 1949 में। तो नाटो का क्या किया गया, स्थापना किया गया, और उस नाटो का जो स्थापना करने वाले जो 12 मेंबर है, उस 12 मेंबर में डेनमार्क भी आता है। बात समझ में आ रही। अब देखो नाटो नाटो मेंबर एक दूसरा से लड़ रहे हैं, और नाटो जो बना है किसके लिए, ये काउंटर करने के लिए बना है। किसको काउंटर करना है, ये काउंटर करना है रशिया को। तो बात समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सुने हो ना कि दुश्मन जो होता है वो मित्र हो जाता है। आप जो चाणक्य का नीति जानते हो ना, चाणक्य ने ही ना बोला था कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है हमारा मित्र हो जाता है, यही हो रहा है। क्योंकि नाटो नाटो मेंबर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो अब यूरोपियन के बीच में क्या होगा, एक प्रकार का खाई जनरेट होगा,
और उस खाई को भरने के लिए कौन आएगा? रसिया आएगा। तो कहीं न कहीं इसमें रसिया का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक ना? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना दिमाग का यूटिलाइज़ ना करके अलग लेवल का यूटिलाइज़ेशन कर रहा है, वो बहुत बड़ा उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, चाइना फैक्टर, रशिया फैक्टर हम लोग क्लाइमेट चेंज का इश्यू हम लोगों ने बात कर चुका है कि क्लाइमेट चेंजेज़ होने से क्या हो रहा है। वहाँ पर साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ग्लोबल क्लाइमेट स्टडी बढ़ रहा है। साथ ही न्यू आर्कटिक शिपिंग रूट का डेवलपमेंट हम लोगों ने बात कर रखा है। ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंस की मैंने बात करा तो 2009 में उसको क्या कर दिया गया है, इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। अब वहाँ पर क्या है, ग्रीनलैंड जो है सारा चीज़ों को देखता है एक्सेप्ट 2 चीज़ों को, जो कि वो डेनमार्क देखता है। कौन देखता है? डेनमार्क देखता है। तो डेनमार्क किस चीज़ को देखेगा? डिफेंस को देखता है और फॉरेन अफेयर को देखता है। फॉरेन अफेयर को डेनमार्क देखता है। बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ के ग्रीनलैंड वहाँ का देखता है, ठीक है? आ जाओ यहाँ तक। मैंने बता दिया ये बातें, ये सेल्फ आप इंटरनेशनल रिलेशन एंगल का है। वो मैंने यूएस का स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सिक्योरिटी इंटरेस्ट, चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, रशिया का आर्कटिक जिस तरीके से मिलिटराइजेशन हो रहा है वो है, डेनमार्क का अपना सोवरेनिटी और यूनाइटी ऑफ द किंगडम का इशू वहाँ पर दिख रहा है। तो ये इंटरनेशनल एंगल है। लग जिस तरीके से नाटो का कह सकते हो कि नाटो वर्सेस नाटो वाला कंसेप्ट आ गया है, ठीक ना? क्योंकि नाटो वर्सेस यूरोपियन कह सकते हो, यूरोपियन यूनियन वाला कंसेप्ट आ रहा है कहीं न कहीं, ये आपको दिखेगा। अब है हम लोगों का इंडिया का रेलेवेंस क्या है? तो इंडिया का रेलेवेंस क्या है? हम वहाँ से क्या सीख सकते हैं या हम वहाँ से क्या कर सकते हैं? तो हम वहाँ से आर्कटिक वाला जो रीजन है, यानी आर्कटिक गवर्नेंस हो गया, साथ ही जो आर्कटिक काउंसिल है, वहाँ का हम ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो हमारे लिए वो है। साथ ही एक और देखोगे कि हम वहाँ पर क्लाइमेट डिप्लोमेसी चला रहे हैं, ठीक ना? जिस तरीके से हम लोग नॉर्वे हो गया, स्वीडन, फिनलैंड हो गया, हम लोगों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है क्लाइमेट चेंज में रिलेटेड हो, या जो कह सकते हो कि क्लीन एनर्जी का सेक्टर में अपना वो हेल्प कर रहा है। और आगे देखोगे कि रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स में भी जो जो नॉर्वेजियन कंट्री है, जो इंडिया को सपोर्ट करता है, वो भी चीज़ें हैं। पोलर रिसर्च है, जो कि स्वालबार्ड वाला इलाका में आप देखोगे कि हम लोगों का क्या है, वहाँ पर पोलर रिसर्च सेंटर वहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं अपना इंडिया का इंटरेस्ट भी छिपा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीचे हम लोगों ने बीपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं। आप इसको देख लेना, समझ लेना। अब प्लीज़ आपको अ, फिर अगर किसी प्रकार का इश्यू और कंसर्न समझ में आए तो प्लीज़ हमको एक बार पॉइंट आउट करना। यहाँ तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।